नमस्कार, कैसे आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। समाजवादी पार्टी कांग्रेस में फिर सीट बंटवारे पर गतिरोध। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीट देने को तैयार। अखिलेश बोले सीट शेयरिंग के बाद यात्रा में शामिल होने पर फैसला होगा। बड़ी खबर, यूपी में पुलिस भर्ती के लिए हुई परीक्षा की जांच होगी। परीक्षा पर उठे सवालों के बाद जांच कराने का फैसला। इंटरनल जांच कमेटी बनाकर जांच कराई जाएगी। और महुआ मोइत्रा ने फेमा मामले में ईडी को खत लिखा। सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी के सामने पेश होने के लिए 3 हफ्ते का वक्त मांगा है। ईडी सूत्रों से खबर, महुआ के कई विदेशी खातों का पता चला है। और राहुल गांधी की कल यूपी की सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला है। सुबह 11 बजे सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजीआई के सामने रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूला बैलेट पेपर को क्रॉस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बैलेट पेपर मंगवाए। कल फिर दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और पीएम मोदी ने कल की धाम का शिलान्यास किया। कहा, सुदामा आज भगवान कृष्ण को चावल देते तो भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता, पीएम मोदी ने कहा। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। संदेश खाली मामले पर एसआईटी गठित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक मामले की सुनवाई 2 जगह नहीं हो सकती। संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मिली राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम। कहा, बिना राष्ट्रपति के शासन यहां कुछ नहीं हो सकता। बड़ी खबर बंगाल की, सीएम ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल में कोई एनआरसी लागू नहीं होगा। राज्य में आधार के बदले दूसरा कार्ड लेकर आएंगे। ममता बनर्जी ने कहा, एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला। और संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। एमएसपी की गारंटी वाली मांग पर अड़े किसान। हरियाणा के जिंद में कल किसानों की महापंचायत। इन सभी खबरों के साथ अब आपको कर्टन रेजर दिखाते हैं आज कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जो सुर्खियों में रहेंगी। पहली खबर, एलएसी पर चीन से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर TV9 बॉर्डर से बीजिंग को चुभने वाली ऐतिहासिक रिपोर्ट दिखाएंगे। दूसरी खबर, क्या जनरल मुनीर की साजिश से खंडित जनादेश आया? क्या पड़ोस में फिर मार्शल लॉ लगेगा? बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं। और तीसरी खबर, अमेठी में आज कैसे राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी हुआ। स्मृति ईरानी का राहुल को 24 वाला चैलेंज दिखाएंगे। चौथी खबर, कमलनाथ बीजेपी में जाते जाते कैसे रुक गए, उन्हें रोकने वाले कांग्रेसी दाव की इनसाइड स्टोरी। और पांचवी खबर, जिसे ईडी टीम ढूंढ रही, वो शाहजहां शेख कहां है। एक महिला का खुलासा आज सबको चौंका देगा। फिक्र आपकी में सबसे पहले भारत की सामरिक शक्ति वाली खबर। एलएसी से TV9 भारतवर्ष की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिसे देखकर चालबाज चीन को चक्कर आ जाएगा। TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट है, एलएसी पर हिंदुस्तान के हथियारों वाली तैयारी होगी। साथ ही वो सुपर एक्सक्लूसिव मीटिंग पॉइंट पहली बार टीवी पर दिखेगा, जहां बैठकर भारत चीन के सैन्य अधिकारी सीमा विवाद सुलझाने वाली चर्चा करते हैं। भारत चीन के बीच एलएसी पर जारी सीमा विवाद में कई बिंदुओं पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। एलएसी का विवाद सुलझाने के लिए 20 राउंड की कमांडर स्तर वाली वार्ता हो चुकी है। 21वें दौर की जल्द होने वाली है बैठक इस पर। वार्ता से पहले TV9 भारतवर्ष की संवाददाता अंजू निर्वाण उस मीटिंग पॉइंट पर जा पहुंची जो भारत की उन 5 पोस्ट में शामिल हैं जहां भारत चीन के अधिकारी सीमा विवाद सुलझाने के लिए मिलते हैं। TV9 भारतवर्ष देश का पहला न्यूज चैनल है जो अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास बॉर्डर पर्सनल मीटिंग BPM पॉइंट वाचा पहुंचा। सामरिक दृष्टि से भारत के लिए इस जगह की क्या अहमियत है, अंजू निर्वाण की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर वाचा की दूरी चीन की दमाई पोस्ट से सिर्फ 2.5 किलोमीटर है। TV9 भारतवर्ष इलाके में पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल है। वाचा भारत के अहम 5 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट में से एक है। बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट यानी वो जगह जहां एलएसी का सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत चीन के सैन्य अधिकारी आमने सामने बैठते हैं। मेरे ठीक पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये BPM यानी कि बॉर्डर पर्सनल मीटिंग का जो हट है वो यहाँ पर बना हुआ है। एलएसी पर मौजूद वाचा जो सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण लोकेशन है। जब कभी भी भारत और चीन के बीच फेस ऑफ की स्थिति होती है या भारत और चीन के जवान जो हैं पेट्रोलिंग के दौरान आपस में भिड़ जाते हैं, तनाव की स्थिति में आते हैं, या फिर जब दोनों देशों के बीच में मीटिंग करनी होती है तो वो मीटिंग यहाँ पर होती है।
भारत चीन के बीच ज्यादातर सैन्य वार्ता वाचा जैसे 5 बीपीएम पॉइंट्स पर ही होती है। कभी चीन के हिस्से वाले मोल्डो में भी अधिकारी मिलते हैं। ये तस्वीरें साल 2019 में मोल्डो में भारत चीन सैन्य स्तर वार्ता की हैं। वाचा का निर्माण साल 2014 में किया गया था। इसके बाद साल 2022 में नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ। एलएसी की फॉरवर्ड लोकेशन वाचा कितनी जरूरी है, यहां तैनात मेजर प्रताप भदौरिया ने इस बारे में TV9 भारतवर्ष को जानकारी दी। भारत और चीन के बीच में जो 5 रिकॉग्नाइज मीटिंग पॉइंट्स हैं उनमें से एक है और ये पॉइंट जो है सबसे पूर्वी पॉइंट है और इधर डायलॉग और डिस्कशन के माध्यम से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का टास्क जो है अंजाम दिया जाता है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंजू निर्वाण बिल्डिंग के अंदर उस हॉल में भी पहुंची जहां भारत चीन अधिकारी बैठकर वार्ता करते हैं। कैमरे पर पहली बार ये जगह दिखी है। भारत और चाइना के जो कमांडर्स होते हैं वो मुलाकात करते हैं। एक बार आपको मैं अंदर का ये हॉल का एक बार व्यू करा देती हूँ। आप ये देखिए, ये हॉल जो है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारत, क्योंकि ये भारत का बीपीएम पोस्ट है, तो इसमें अगर हम इसकी छटा देखें तो इसमें हिंदुस्तान की जो छवि है, हिंदुस्तान की जो छटा है वो नजर आती है। वाचा एलएसी पर अरुणाचल प्रदेश में भारत का आखिरी पॉइंट है। लोकेशन के हिसाब से और सामरिक दृष्टि से इसका काफी महत्व है। वाचा पॉइंट से चीन की एलएसी वाली जालबाजी पर नजर भी रखी जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने दुश्मन की किसी भी साजिश का जवाब देने के लिए एलएसी के पास अपने ताकत और हथियारों की भी तैनाती बढ़ा दी है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंजू निर्वाण अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास किबीतू पहुंची, जहां उन्होंने चीन के खिलाफ भारत की सैन्य तैयारियों की तस्वीरें कैमरे में कैद की हैं। पिछले कुछ समय में भारत ने एलएसी पर हॉटजियर जैसी घातक तोप तैनात की। TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंजू निर्वाण की हॉटजियर वाली अगली रिपोर्ट चीन के सीने में शूल की तरह चुभने वाली है। अरुणाचल प्रदेश में चीनी साजिशों को भविष्य में बारूद से जवाब देने की तैयारी है। भारतीय सेना ने एलएसी के पास चीन की तरफ किबिथू में होवित्जर गन M777 जैसे कई घातक हथियार तैनात किए हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंजू निर्वाण किबिथू पहुंची। यहां तैनात हथियारों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी से बेहद नजदीक अपनी अल्ट्रा एडवांस होवित्जर गन M777 को तैनात किया है और एलएसी पर तैनात ये हथियार भारत के बेहद घातक हथियार हैं। 24 से लेकर 70 किलोमीटर की दूरी पर ये दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। एक बारी में ये 7 राउंड गोले छोड़ सकते हैं। होवित्जर M777 चीनी सेना के लिए काल से कम नहीं है। कैसे, वो बताते हैं। M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप है। 155 mm की ये तोप किसी भी मौसम में हमला कर सकती है। 24 से 70 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। ये तोप एक बार में 7 गोले दागती है। सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से इन तोपों को यहां पहुंचाया गया है। ये ऐसी खास तरह की गन है जो कि चोटी पर बैठे हुए दुश्मन को भी टारगेट कर सकती हैं और उसकी खास तौर से जो धज्जियां हैं वो उड़ा सकती हैं। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं वह M777 गन, जिनको खास तौर से चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से एलएसी पर तैनात किया गया। होवित्जर के साथ इस इलाके में 105 mm कैलिबर माउंटेड गन भी तैनात की गई है। ये वजन में हल्की होती हैं, जिसके चलते एलएसी जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में तैनाती आसानी से हो जाती है। इसकी मारक क्षमता करीब 17 किलोमीटर है। 105 mm गन जो है, और भारत की पूरी ये कोशिश है कि जितनी भी जो फील्ड गन्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट जो 155 mm गन से की जाए, क्योंकि उसकी सटीकता और उसकी घातकता इसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। भारत और चीन करीब 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा साझा करते हैं। पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए भारत ने हथियारों के साथ एलएसी पर अपनी तैयारी पुख्ता की है। तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर बैठक के बाद बोले किसान संगठन, सरकार के प्रस्ताव में स्पष्टता नहीं है। सरकार ने जो प्रस्ताव दिया उसमें कुछ नहीं है। सरकार 23 फसलों का एमएसपी तय करे।
जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ है। जितेंद्र, ज्यादा जानकारी दीजिए। तो देखिए, अभी जो किसानों ने इस बात का ऐलान किया है कि जो प्रपोजल उनको केंद्र सरकार ने दिया था वो उनको मंजूर नहीं है, कि हम सभी की और ये पाया कि किसी भी तरीके से इसका कोई फायदा जो है किसानों को नहीं मिलेगा। क्या है कि हमारी जो गारंटी, हमारी मांग थी कि कानूनी मिले एमएसपी खरीद को, उसी पर वो काम है। जितेंद्र, आपका ऑडियो ब्रेक कर रहा है। मैं चाहूंगा कि आप मोबाइल सिग्नल की रेंज में आ जाएं। उससे पहले क्या कहा किसानों ने, आइए देखते हैं। कि जो सरकार ने प्रपोजल दिया है उस प्रपोजल की अगर उसे नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि सरकार अगर एमएसपी की गारंटी दालों के ऊपर देती है तो हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से खर्च होगा, हमारे बजट के ऊपर वेट पड़ेगा। तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये 2-3 फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा। जितेंद्र, ऐसी खबर थी कि सरकार ने 4 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया। इनका यह कहना है कि सभी फसलों पर कानून बनाए। अब क्या यह डेडलॉक की स्थिति है? क्योंकि 20 तारीख तक इन्होंने कहा था जवाब देंगे और इन्होंने अभी जवाब दे दिया, यानी कि लग यह रहा है कि इनका स्टैंड कहीं चेंज नहीं होगा। जितेंद्र, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लेकिन अब खबर 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी की, जहां से आज राजनीति की कई बड़ी खबरें सामने आई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल में उन्होंने भगवान विष्णु के 10वें कल्कि अवतार को समर्पित कल्कि धाम का शिलान्यास किया। वैसे कार्यक्रम धार्मिक था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संभल की धरती से 6 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश की। दूसरी खबर अमेठी से आई है, जहां एक ही दिन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी मौजूद रहे। ये मौका 5 साल बाद आया, जब एक ही दिन में दोनों अमेठी में थे। तीसरी खबर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़ी है। उम्मीद थी कि अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन अखिलेश ने न्याय यात्रा से दूरी बना ली है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, डिटेल में हम आपको बताएंगे। चौथी खबर अखिलेश यादव को परेशान करने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी का झंडा आ गया है। इसके सियासी नफे नुकसान की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत यूपी की आज की सबसे बड़ी खबर से। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात अभी तक नहीं बन पाई। कई दौर की चर्चा के बाद भी दोनों पार्टियों में अब खींचतान कम नहीं हो रही। आज 2 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्लियर कट कह दिया कि वो फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कांग्रेस से साफ शब्दों में कह दिया है कि पहले सीट बंटवारा फाइनल करो। इस खबर के कुछ ही घंटों के अंदर समाजवादी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। यानी अब समाजवादी पार्टी अभी तक 27 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल कर चुकी है और ये एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में बीएसपी के मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी का नाम शामिल। अफजाल अंसारी को गाजीपुर से उम्मीदवार बनाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की पोती श्रेया वर्मा को गोंडा से उतारा गया। आर.के. चौधरी मोहनलालगंज से उम्मीदवार, बीएसपी के संस्थापक सदस्यों में से एक। नीरज मौर्य आंवला से उम्मीदवार, बीएसपी से 2 बार विधायक रह चुके हैं। मुजफ्फरनगर सीट से हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया गया। शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रतापगढ़ से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल उम्मीदवार होंगे। यानी आज यूपी से कांग्रेस के लिए 2 नेगेटिव सिग्नल आए हैं। पहला, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया और फिर बिना कांग्रेस से विचार विमर्श किए समाजवादी पार्टी की दूसरी सूची आ गई है। यानी अखिलेश यादव ने कांग्रेस को मैसेज दे दिया है कि अगर कांग्रेस सीट शेयरिंग में लेट लतीफी करेगी तो वो भी उसका इंतजार करने के मूड में नहीं है। ये रिपोर्ट देखते हैं। राहुल गांधी इंतजार कर रहे थे कि अखिलेश यादव उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बयान देकर न्याय यात्रा से पल्ला झाड़ लिया। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी।
अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्त है, वो चाहते हैं कि पहले सीट शेयरिंग पर बात हो, यूपी की 80 सीटों पर बंटवारा फाइनल कर लिया जाए। इसी के बाद समाजवादी पार्टी यात्रा में शामिल होगी। अखिलेश जी की गठबंधन में सीट शेयरिंग में ना सिर्फ आस्था है, पर बड़ी ईमानदारी से वो ये बात कर रहे हैं और बिल्कुल उनका कहना ठीक है। हम लोग सीट शेयरिंग पे बात कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। अभी 25 तक यात्रा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाएगी, वो कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। TV9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा ने यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बड़ी खबर दी। समाजवादी पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आला कमान तक अखिलेश यादव का मैसेज पहुंचा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव को लगता है कि राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करने से पहले सीटों का बंटवारा करना जरूरी है, क्योंकि अगर सीटों का बंटवारा नहीं होता है और भविष्य में अकेले चुनाव लड़ने की नौबत आई तो फिर मंच शेयर करना ठीक नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव इस बात से भी खफा हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग उनकी पार्टी के नेताओं और साथी सहयोगी दलों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भिजवाया था, जिसे अखिलेश ने स्वीकार करते हुए कहा था कि वो अमेठी या रायबरेली में न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे, लेकिन आज वो पलट गए। TV9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर एक बड़ी खबर दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा पर फिर गतिरोध बन गया है। पंकज झा ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने आज सुबह कांग्रेस के पास 17 लोकसभा सीटों के लिए की लिस्ट भेजी थी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में अखिलेश यादव का कल रायबरेली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होना मुश्किल हो सकता है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने मुरादाबाद मंडल की 2 सीटों की डिमांड की। ये भी पता चला है कि कांग्रेस मुरादाबाद लोकसभा सीट मांग रही है। पिछले चुनाव में यहां समाजवादी पार्टी जीती थी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज अमेठी में थी, यानी आज का दिन निकल गया। कल राहुल की यात्रा रायबरेली से होकर गुजरेगी, लेकिन दोपहर बाद रायबरेली में न्याय यात्रा करीब 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। माना जा रहा है कि अगर सीट समझौता हो जाता है तो कल अखिलेश यादव रायबरेली में न्याय यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर, अखिलेश जी जल्दी मान जाएंगे सर, सब कुछ सब कुछ ठीक होगा। सब उन्होंने मान लिए, हम भी लोग माने, सब लोग ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। यूपी में इंडिया गठबंधन के रास्ते में कई रोड़े हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों पर समझौता नहीं हो पा रहा, तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने नए रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी बना ली। नई पार्टी का झंडा जारी हो गया। मौर्य की नई पार्टी का नाम है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। TV9 भारतवर्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य के नई पार्टी बनाने की खबर सबसे पहले आपको कल ही दे दी थी। 6 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। सब तय है, इंतजार 22 फरवरी का है, जब दिल्ली में औपचारिक ऐलान होगा। इसी 22 फरवरी को दिल्ली में कार्यकर्ताओं का समागम होगा और वहीं पर कार्यकर्ताओं के निर्णय के मुताबिक ही अगला फैसला भी सुनाया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं, इसलिए उनकी पार्टी छोड़ने से अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगा है। वो भी ऐसे वक्त में जब अखिलेश लोकसभा चुनाव के लिए पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा लगा रहे हैं। किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी, और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। उनकी कही बात उनको मुबारक। ये सब जानते हैं कि वो सरकार में नहीं है, न उनकी सरकार केंद्र में है न प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत में भी नहीं है। वो जो भी दिए हैं ससम्मान में वापस भी कर दूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में हैं, यानी मौर्य अकेले नहीं हैं। आने वाले दिनों में वो अखिलेश को और झटके देंगे। उन्होंने तेवर दिखाने अभी से शुरू कर दिए हैं। संगठन में ही भेदभाव है। एक राष्ट्रीय महासचिव ऐसा भी है जिसका हर बयान निजी हो जाता है, और दूसरा राष्ट्रीय महासचिव एक ऐसा भी है जिसका हर बयान निजी हो जाता है। तो मैंने देखा कि जब पद में ही भेदभाव है और मैं भेदभाव के खिलाफ ही लड़ाई लड़ता हूँ, तो ऐसे पद पर रहने का औचित्य क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाते हुए कहा, उनके लिए पद नहीं विचार मायने रखता है। वो ये सोचकर समाजवादी पार्टी में गए थे कि अखिलेश यादव दलितों, पिछड़ों और वंचितों की बात करेंगे, लेकिन वो सड़क पर आने से पीछे हट गए। मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव संघर्ष नहीं करना चाहते।
इस सब के बीच में एक तरफ इंडिया गठबंधन के रास्ते से कांटे दूर नहीं हो रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के मिशन 400 प्लस की एक तस्वीर संभल में दिखी। संभल में कल्की धाम का निर्माण हाल ही में कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णम करवा रहे हैं। वो श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कल्की धाम शिलान्यास समारोह में शिरकत की और यहां उन्होंने इशारों इशारों में कई संदेश दिए। प्रधानमंत्री ने सुदामा और श्री कृष्ण की बात की, चावल की पोटली की बात की, इसके बहाने सुप्रीम कोर्ट, पीआईएल और करप्शन का जिक्र किया। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको उनकी बातें सुना। अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस वक्त में हम जुगर रहे हैं और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। जिस कल्की धाम का प्रधानमंत्री मोदी ने आज शिलान्यास किया वो 28 बीघा जमीन पर तैयार होगा। कल्की धाम के शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी। कल्की धाम के नक्शे को राम मंदिर के इंजीनियर्स ने ही तैयार किया है। कल्की धाम भी वैसे ही गुलाबी पत्थर से बनेगा जिनसे अयोध्या का राम मंदिर बना। प्रधानमंत्री मोदी ने संभल में कल्की धाम का शिलान्यास करके उस राजनीति को भी साधने की कोशिश की जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। यूपी का संभल जिला मुरादाबाद मंडल में पड़ता है। इस मंडल में लोकसभा की 6 सीटें आती हैं जिनमें मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर और नगीना सीट शामिल। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटों पर हार गई। लोकसभा के 2019 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी की बीएसपी और आरएलडी के साथ गठबंधन था, लेकिन इस बार जयंत चौधरी अखिलेश का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ है, जबकि बीएसपी अकेले लड़ रही है। यानी इस बार बीजेपी के पास मुरादाबाद मंडल की 6 लोकसभा सीटों पर एक अच्छा मौका है। यूपी की सियासत की एक दूसरी दिलचस्प तस्वीर अमेठी में दिखी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज अमेठी पहुंची। यहां राहुल गांधी जनता के बीच गए, लोगों से मिले और मोदी सरकार पर जमकर बरसे। तो वहीं आज ही यहां से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अमेठी पहुंच गई। उनका अब गांव-गांव जाकर जनता से मिलने का प्लान है, लेकिन यहां उनके पहुंचते ही राहुल गांधी को उन्होंने निशाने पर ले लिया। कहा कि अमेठी के लोग उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचे और उन्हें प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर से लोग लाने पड़े। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जारी है। आप ये देख पा रहे होंगे कि कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी में प्रवेश कर चुकी है। काफी लंबे वक्त बाद राहुल गांधी आज अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में थे। उनकी न्याय यात्रा अमेठी में जब आई तो हजारों की भीड़ साथ थी। यहाँ उन्होंने 1.5 घंटे का रोड शो किया। इस दौरान जनता को संबोधित किया और किसानों की एमएसपी से लेकर दूसरे कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। वो जब अमेठी से अपने प्यार का रिश्ता बता रहे थे तब दिलचस्प ये था कि इसी दौरान उनकी धुर विरोधी स्मृति ईरानी भी अमेठी में मौजूद थी और वो राहुल गांधी पर बरस रही थी। वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। अमेठी आया हूँ, इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया, पुराना रिश्ता है हमारा। वार पलटवार सिर्फ नेताओं के बीच नहीं हो रहा था, बल्कि अमेठी की जनता भी आमने सामने थी। अमेठी कस्बे में बीजेपी समर्थक और कांग्रेस समर्थक आमने सामने आ गए। एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इससे अमेठी में सियासी पारा और बढ़ गया। अमेठी में जो लोग विकास से वंचित रहे, उनका गुस्सा आज गांधी खानदान की यात्रा के लिए सूनी सड़कों में परिवर्तित हुई। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा ना? उसमें आपने किसी दलित को देखा? आपकी राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है, उनको अंदर नहीं आने दिया।
इस गहमा गहमी के बीच अमेठी की सड़कों पर एक सवाल और गूंजता रहा, वो ये कि क्या राहुल गांधी 2024 में फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? क्या 2019 की हार के बाद राहुल फिर से अमेठी में स्मृति ईरानी का सामना करेंगे? इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है। तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। आपके साथ उनका गहरा संबंध है। टीवी 9 की टीम अमेठी में सुबह से मौजूद थी। ये सवाल लेकर वो जनता के बीच भी गई। सुनिए, यहाँ लोगों ने स्मृति ईरानी और राहुल गांधी पर अपनी क्या राय दी। माननीय सांसद जी जो हैं, इनका प्रोग्राम तो लग सकता है अगले दिन भी, मगर वो अपनी सुर्खियां बनाने के लिए आज के दिन ही क्यों लगा रही हैं? अब इनकी पार्टी टूट रही है तो ये परेशान हैं, तो आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे ही, क्योंकि घर नहीं बचा रहे हैं, पूरा देश जोड़ने के चक्कर में चले हैं। नहीं, इस दीदी की विदाई नहीं तय है या राहुल गांधी की विदाई तय है। हाँ, कम 3 लाख मार्जिन से राहुल गांधी हार रहे हैं चुनाव यहाँ से। राहुल गांधी यहाँ से दोबारा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये कांग्रेस पार्टी साफ करेगी। लेकिन ये गर्म माहौल देखकर इतना जरूर पता चला कि स्मृति ईरानी और बीजेपी के समर्थक अमेठी में उनके लिए आज भी एक चैलेंज जरूर है। और अब कांग्रेस के अंदर घमासान की कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ, कमल प्लस नाथ, कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं, ये खबर आ रही थी। ये हल्ला पिछले 3 दिनों तक उठता रहा। कमलनाथ ने भी गोलमोल बातें कहकर सस्पेंस बढ़ाए रखा। आज इस पर नई खबर आई है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये बात कमलनाथ ने नहीं कही, बल्कि उनके अपने करीबी सज्जन वर्मा को आगे कर दिया गया। तो सवाल है कि अंदर खाने क्या हुआ, पर्दे के पीछे क्या हुआ, पूरा मामला क्यों पलट गया और कमलनाथ को क्यों बैकफुट पर आना पड़ा। इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप ये सुनिए। उनका ये कहना है कि एक काल्पनिक प्रश्न का जवाब मैं क्यों दूं? जो एक प्रश्न काल्पनिक है उसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, और मैंने मीडिया से बार बार कहा है। उस बात को मीडिया को भी समझना चाहिए कि ये काल्पनिक प्रश्न है। मैंने किसी भी मीडिया के साथी को कहा हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ या मैं बीजेपी से समझौता कर रहा हूँ, तब तो मैं उस बात का जवाब देने जाऊँ। ये काल्पनिक प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हो गया है, ये उनका कमलनाथ से 1.5 घंटे की बैठक के बाद सज्जन वर्मा ने यह बयान दिया। 72 घंटे से सवाल उठ रहे थे कि कमलनाथ ने खुद सफाई देना मुनासिब नहीं समझा। सिर्फ काल्पनिक प्रश्न का ही नहीं, बल्कि इस बार कांग्रेस आलाकमान के रुख ने उनकी रणनीति पर पानी फेर दिया। वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसा कैसे हुआ, हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत की एक्सक्लूसिव इनसाइड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आन बान और शान परम आदरणीय कमलनाथ जी। इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र कहे जाने वाले कमलनाथ बीजेपी में जाते जाते रह गए। 70 के दशक में गांधी परिवार के वो कितने करीब थे, उसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इंदिरा गांधी के पार्थिव शरीर को कंधा देने वालों में एक चेहरा कमलनाथ थे। जानकार बताते हैं कि वो संजय गांधी के बेहद करीब थे और उन्हीं के सहारे उनकी सियासत चमकी। परिवार के इतने नजदीक कि इंदिरा गांधी उनको अपना तीसरा बेटा कहती थी। लेकिन कांग्रेस के साथ कमलनाथ की करीब 50 साल की राजनीति में आखिर ऐसा कौन सा मोड़ आया कि उनका मन बीजेपी में जाने के लिए मचलने लगा। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ के लिए भाजपा ने ऑपरेशन कमल नहीं चलाया, बल्कि सोनिया गांधी से मुलाकात के बावजूद राज्यसभा की सीट नहीं मिलने से कमलनाथ नाराज हो गए। सूत्रों का यह भी कहना है कि कमलनाथ ने सोनिया को कहा था कि ये आखिरी चीज मैं मांग रहा हूं, इसके 6 साल बाद मैं 85 साल का हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा। सूत्रों के मुताबिक दूसरे विकल्प पर भी काम चल रहा था, वो ये कि खुद कमलनाथ कांग्रेस में रह जाएं, लेकिन बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो जाएं। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ को कांग्रेस आलाकमान का सीधा और साफ संदेश था कि ऐसा नहीं हो सकता कि पिता कांग्रेस में रहें और बेटा समर्थकों के साथ बीजेपी चला जाए। यानी कांग्रेस ने सख्ती के साथ ये संदेश कमलनाथ को दिया कि रहना है तो दोनों रहेंगे, नहीं तो कमलनाथ भी पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। यानी कमलनाथ को ये डिसाइड करना था कि वो किधर जाएंगे। फिलहाल वो अपने समर्थकों से ये बयान दिलवा रहे हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
दरअसल कमलनाथ को लगता है कि वो खुद तो लोकसभा लड़कर छिंदवाड़ा जीत लेंगे, लेकिन नकुल नाथ को लेकर संदेह। इसीलिए वो राज्यसभा सीट उसी तर्ज पर चाहते थे जैसे सोनिया ने ली, मतलब वो राज्यसभा सांसद बनकर सक्रिय रहें और नकुल का प्रचार करें। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि नकुल नाथ ने जिस तरह से शनिवार को अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस को हटाया, वो पार्टी को नागवार गुजरा। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बल्कि कांग्रेस की प्लानिंग इस बार ऐसी थी कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश में भी झटके लग रहे। आखिर वहां क्या हुआ, हमारी एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छिंदवाड़ा के कद्दावर नेता कमलनाथ को लग रहा था कि मध्य प्रदेश के कई विधायक उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन शायद मामला उल्टा पड़ गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कमलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल होने को लेकर कई कांग्रेस विधायक राजी नहीं हैं। कमलनाथ के करीबी कांग्रेस विधायकों को लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अपने साथ गए विधायकों का संरक्षण नहीं कर पाए तो कमलनाथ कैसे करेंगे। 2023 विधानसभा चुनाव में सिंधिया समर्थक कुछ विधायकों के टिकट कट गए। निगम मंडल की नियुक्तियों में भी उनके समर्थकों को जगह मिलनी मुश्किल है। कांग्रेस विधायकों का यह भी कहना है कि कमलनाथ अब अपने करियर के अंतिम पड़ाव में हैं। दूसरी तरफ नकुलनाथ में इतनी क्षमता नहीं है कि वो उन्हें संरक्षण दे सके, लिहाजा इसी असमंजस की स्थिति में विधायक फंस गए। इस बीच कांग्रेस ने दगाबाज नेताओं की लिस्ट जारी कर कमलनाथ और उनके समर्थकों को इशारों में ये नसीहत दी कि वहां जाने पर भविष्य चौपट होना तय है। एमपी कांग्रेस ने पिछले 5 साल में पार्टी छोड़ बीजेपी जाने वाले 62 बड़े नेताओं के नाम जारी किए। कांग्रेस का दावा है कि सिर्फ 7 नेता चमके, बाकी सबका करियर खत्म हो गया। जिस प्रकार से आप अभी पिछले 3-4 दिन का घटनाक्रम देखा, लेकिन मैं सभी विधायक, कांग्रेस के विधायकों को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने धैर्य का परिचय दिया और जिस प्रकार से आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे अडिग, ये एक हमारी मनोवैज्ञानिक बड़ी जीत है। कमलनाथ के बैकफुट पर आने की सबसे बड़ी वजह बीजेपी के अंदर उनके खिलाफ उठे सुर थे। सिख दंगों का मामला उछलने से बीजेपी भी कमलनाथ को लेकर असहज हो गई। तेजिंदर बग्गा सरीखे नेता खोलकर विरोध में उतर आए, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने लगे। ऐसे में बीजेपी नकुलनाथ पर दांव लगाना चाहती थी, लेकिन कमलनाथ से दूरी बनाकर। लेकिन ये कांग्रेस को मंजूर नहीं था। ऐसी स्थिति में नकुलनाथ तो बीजेपी में चले जाते, लेकिन कांग्रेस की सख्ती की वजह से कमलनाथ को राजनीतिक संन्यास लेना पड़ जाता। क्रिकेट में इसे हिट विकेट होना कहते हैं, वैसे हुए ये रन आउट है। कांग्रेस ये भी नहीं चाहती थी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कमलनाथ को बीजेपी में जाने दिया जाए, क्योंकि इससे खराब मैसेज जाता। कांग्रेस को एहसास है कि गांधी परिवार से रिश्तों के बावजूद दिग्गज कमलनाथ के जाने से डैमेज होगा। इसीलिए दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला और उनसे बातचीत की। उसके बाद कमलनाथ की नाराजगी दूर करते हुए राहुल गांधी से उनका संपर्क कराया गया। अब आप ये भी जान लीजिए कि कमलनाथ के रहने से कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है या उनके जाने से पार्टी को क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। कमलनाथ चले जाते तो फंड पर असर पड़ सकता था। मध्य प्रदेश में एक बड़े क्षेत्रीय नेता की कमी हो जाती। जनता में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व विहीन होने का संदेश जाता। कमलनाथ के साथ अगर कांग्रेस के कुछ और विधायक और कार्यकर्ता चले जाते तो लोकसभा चुनाव में सीधा फायदा बीजेपी को मिलता। कांग्रेस को फायदा यह है कि फंड जुटाने वाला एक बड़ा सोर्स पार्टी के साथ है। पार्टी बचाने में सफल रहने से कांग्रेस की मजबूती का मैसेज गया। 2024 लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी की क्लीन स्वीप की मंशा पर रोक लग सकती है। लेकिन अब खबर पश्चिम बंगाल के संदेशखाली को लेकर जारी सियासी हंगामे की। बंगाल के 2 दिन के दौरे पर पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आज संदेशखाली गई। चेयरमैन रेखा शर्मा के नेतृत्व में यह टीम एक बोट से संदेशखाली में इस टापू तक पहुंची, जहां की कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर बंगाल से दिल्ली तक भूचाल ला दिया। एनसीडब्ल्यू सदस्यों के साथ टीवी9 की टीम भी थी। संदेशखाली के इस इलाके तक जाने के लिए बोट के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंदर रेखा शर्मा भी बैठी हुई थी। भीड़ भी काफी ज्यादा थी। बोट से उतरने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम लोहे के पुल को पार करते हुए पीड़ितों का दर्द जानने के लिए आगे बढ़ी और फिर बाजार से होते हुए ये लोग पीड़ितों से मिलने पहुंचे, उनका दर्द जाना, उन्हें भरोसा दिया कि डरने की आवश्यकता नहीं है। यौन उत्पीड़न के आरोपों के घेरे में संदेशखाली का डॉन और टीएमसी नेता शेख शाहजहां।
शेख शाहजहां और उसके गुर्गों पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के आरोप हैं। शेख शाहजहां 1.5 महीने से फरार चल रहा है। जांच एजेंसियां उसे ढूंढ रही, ईडी ढूंढ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां कहां छिपा है? वो संदेश खाली में ही है या फिर वहां से भाग गया? उसकी तलाश में पुलिस खाक छान रही है। आज उसका पता हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता ने लगा लिया है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। দেখা যাচ্ছে কিন্তু যারা কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে। टीवी 9 के कैमरे पर संदेश खाली की ये महिला क्या कह रही है, चलिए हम आपको बता देते हैं। इनका कहना है कि शेख शाहजहां को उसने संदेश खाली में देखा है। जी हां, ठीक सुना आपने। जिस शेख शाहजहां की तलाश में एजेंसियों ने दिन रात एक कर दिया है, उसे ढूंढ पाने में नाकाम है। जिस पर बंगाल से दिल्ली तक हंगामा मचा है, वो संदेश खाली में बैठा है। বাইকে করে ঘুরছেন, নিশ্চয়ই কেউ দেখছেন, না হলে বলবে কেন? যারা কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে কিন্তু বাইকে করে, হ্যাঁ বাইকে করেই আসছে, বাইকে করে, উনি তো আর হাঁটছেন না। यानी संदेश खाली का बदनाम गुर्गा कहीं फरार नहीं हुआ है, बल्कि वो यहीं छिपा बैठा है। टीवी 9 की पड़ताल के दौरान संदेश खाली की महिलाओं का यही दावा है। और अब खबर चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई आज की सुनवाई की। आज रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान बैलेट पेपर खराब करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। उनसे कई कड़े सवाल पूछे गए, जिसमें उन्होंने माना कि उन्होंने क्रॉस का निशान लगाया, लेकिन इसे लेकर गोलमोल जवाब दिया। वीडियो में साफ दिखा था कि मेयर चुनाव के दौरान वो किस तरह बैलेट पेपर पर लिख रहे थे, निशान लगा रहे थे, और ऐसा करते हुए वो कई बार कैमरे की ओर भी देख रहे थे। पिछली सुनवाई में सीजीआई ने फटकार लगाते हुए कहा था कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। आज की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर फिर सक दिखे। उन्होंने पूछा, आप कैमरे को क्यों देख रहे थे? इस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि लोग कैमरा चिल्ला रहे थे, इसीलिए मैंने उधर देखा। अगला सवाल था कि वो बैलेट पेपर पर क्या लिख रहे थे। मसीह ने जवाब दिया कि मैं लिख नहीं रहा था, नंबरिंग कर रहा था। सीजीआई ने फिर कहा कि वीडियो में साफ है कि आप बैलेट में एक्स मार्क कर रहे थे। तो उन्होंने सफाई दी कि मैं ये तय कर रहा था कि संबंधित बैलेट है किसका। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप मान रहे हैं कि आपने एक्स मार्क किया। इनके खिलाफ तो मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कल दोपहर 2 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बैलेट पेपर मांगा है। इसके अलावा मतगणना का पूरा वीडियो भी मंगवाया गया है। सीजीआई ने कहा है कि जो खरीद फरोख्त हुई थी उससे वो परेशान। इन सभी खबरों के बीच में अब आपको दिखाते हैं अब इलेक्शन से जुड़ी 9 बड़ी खबरें इलेक्शन टॉप 9 में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। 22 फरवरी को दिल्ली में पार्टी का औपचारिक ऐलान करेंगे। अखिलेश यादव ने न्याय यात्रा में शामिल होने से इनकार पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा गठबंधन की नहीं, कांग्रेस की है। उसमें जुड़ने या ना जुड़ने से गठबंधन कमजोर नहीं होता। शराब घोटाले में ईडी के 6ठे समन पर भी पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बिहार पहुंची चुनाव आयोग की टीम अगले 2 दिन चुनावी तैयारियों की समीक्षा। मराठा समुदाय को आरक्षण पर कल महाराष्ट्र विधानसभा का स्पेशल सेशन। सत्र से पहले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं ने रणनीति पर मंथन किया। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को झटका। आदिवासी नेता और विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने पार्टी छोड़ी। कल दोपहर 2 बजे से रायबरेली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा। करीब 1.5 घंटे की यात्रा के बाद राहुल गांधी लखनऊ जाएंगे। शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। चुनाव आयोग से 2 हफ्ते मांग। पानी बिल की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर दिल्ली सरकार और अफसरों में तकरार। केजरीवाल का आरोप, केंद्र सरकार और एलजी की शय पर योजना को रोकने की कोशिश। और आगे देखिए चीन को पंच वाला द पीएम फैक्टर।